नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 24 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल हम द हिंदू का डिस्कस करेंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन को मैनेज करने से संबंधित। दूसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करेंगे, करप्शन से संबंधित। और तीसरा एक पुराना जो हमारा बचा हुआ आर्टिकल है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार एक बिल लेके आई है जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पे करना होगा, यानी पैसे देने होंगे मीडिया आउटलेट्स को उनका कंटेंट शेयर करने के लिए। काफ़ी कंट्रोवर्शियल बिल है, विवाद हो गया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार और फेसबुक के बीच। तीसरे नंबर का आर्टिकल है, इसे डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, हमारे देश में जो पेट्रोल और डीजल कंज्यूम होता है ना, उसके लिए मेनली हम दूसरे देशों पे डिपेंड करते हैं। मतलब क्रूड ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, जिसको रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल बनता है, बाद में उसका कंजप्शन होता है हमारे देश में। मेनली क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वेस्ट एशिया से। तो जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ जाते हैं। वो बात अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी काफ़ी तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर, ताकि उनको थोड़ा पैसा मिले। अभी कंटेक्स्ट ये है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई। स्टेटमेंट ये थी, इंडिया की जो डिपेंडेंस है एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर, अगर इस डिपेंडेंस को ख़त्म करने की कोशिश की होती पिछली सरकार के द्वारा, यानी यूपीए की सरकार के द्वारा, तो आज पेट्रोल और डीजल के दाम जो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़े जाने की वजह से, तो हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज़्यादा ना बढ़ते। ऐसी स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर भी फोकस देने की बात कही कि इंडिया को अब ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी अपनाने चाहिए। आर्टिकल में राइटर कहते हैं, देखो, एनर्जी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना अच्छी बात है। सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जाए, विंड एनर्जी का भी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका भी, मतलब अलग अलग सोर्सेज से अगर एनर्जी का इस्तेमाल होता है और सिर्फ एक सोर्स पे अगर इंडिया डिपेंड नहीं रहता है तो बल्कि अच्छी बात है। बट इंडिया को ध्यान देने की आवश्यकता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है इसे कैसे मैनेज किया जाए। तो इस आर्टिकल का मेन जो फोकस है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड को कम करने से संबंधित है। देखो, ना सिर्फ इस सरकार के द्वारा यानी एनडीए की सरकार के द्वारा, बल्कि पिछले सरकारों के द्वारा भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड को मैनेज करने के लिए कोशिशें की गई हैं। अगर पहले बात करें यूपीए 2 एडमिनिस्ट्रेशन की, उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यूपीए 2 के कार्यकाल के दौरान पैसेंजर व्हीकल्स के लिए फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को अपनाया गया। मतलब ये जो भारत स्टैंडर्ड 4, भारत स्टैंडर्ड 6 नहीं है कि इस क्वालिटी के इंजन होने चाहिए ताकि फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा आए, उसकी बात की जा रही है। इन स्टैंडर्ड्स को अपनाया गया था यूपीए 2 के कार्यकाल के दौरान। इवन यूपीए 2 ने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान लॉन्च किया। ये प्लान अच्छी इंटेंशंस के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन आउटकम ज़्यादा अच्छी नहीं देखने को मिली। क्योंकि देखो, ये जो प्रोग्राम है ना, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस करता है। और इस प्लान में ज़्यादातर इंसेंटिव्स जो दिए जाते हैं उसके तहत हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए दिए जाते हैं, ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। जो हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं उसमें देखो पावर दोनों से आती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी आती है और फॉसिल फ्यूल से भी आती है। फॉसिल फ्यूल्स मतलब पेट्रोल और डीजल से भी आती है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मेन सोर्स ऑफ पावर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही है। हाइब्रिड व्हीकल्स में एमिशन थोड़ा ज़्यादा होता है कार्बन का, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एमिशन थोड़ा कम होता है। कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स से ट्रांजिशन स्मूथ हो जाता है अगर बीच में, शुरू में सिर्फ पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स चलते थे, बीच में हाइब्रिड व्हीकल्स आए, ताकि लोगों को धीरे धीरे पता लगने लग जाए कि इलेक्ट्रिसिटी से भी व्हीकल अच्छे से चल सकता है। उसके बाद एकदम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर सड़कों पर आएंगे तो जनता का ज़्यादा विश्वास होगा। तो कुल मिलाकर राइटर का पॉइंट ये है
कि यूपीए के कार्यकाल के दौरान पेट्रोलियम पर डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए प्रयास तो किए गए, बट वो प्रयास इतने सफल साबित नहीं हुए। इवन फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स की बात करें, भारत स्टैंडर्ड 6, भारत स्टैंडर्ड 4, देखो इसी प्रकार के जो यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स हैं ना फ्यूल एफिशिएंसी संबंधित, वो ज़्यादा कड़े हैं एज कंपेरिजन टू इंडिया। अब बात करते हैं करंट गवर्नमेंट की। एनडीए की गवर्नमेंट के दौरान भी पेट्रोलियम पर डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए गए। जैसे कि देखो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। हैवी ड्यूटी व्हीकल्स कौन से होते हैं? ये ट्रक इत्यादि जो भारी भरकम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। हमारे देश में देखो 60% जो डीजल की खपत है वो इन्हीं हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के द्वारा की जाती है। तो मोदी सरकार के दौरान फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कर दिया गया इन हैवी ड्यूटी व्हीकल्स पर। आपके मन में शायद एक चीज आई होगी, ये फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स तो यूपीए की सरकार के दौरान आ ही गए थे ना? नहीं, यूपीए की सरकार के दौरान ये फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स आए थे पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, और एनडीए की गवर्नमेंट के दौरान ट्रक इत्यादि पर भी जो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं उन पर भी इन फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कर दिया गया। नेक्स्ट स्टेप, पेट्रोल में बायो इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो 8% तक कर दी गई बाय वॉल्यूम 2018 की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के तहत। इससे एमिशन कम होता है। इसके अलावा भी सरकार ने व्हीकल्स के लिए अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी को एनकरेज किया है। जैसे नेचुरल गैस से चलने वाले व्हीकल्स की संख्या भी हमारे देश में बढ़ी है करंट गवर्नमेंट के कार्यकाल के दौरान। सरकार ने यह भी पहचाना है कि जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ट्रांजिशन जरूरी है। इसीलिए फेम सेकंड स्कीम लॉन्च की गई, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब यह स्कीम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस करती है। गवर्नमेंट ने इसके अलावा काफ़ी तरह के एडिशनल फिजिकल और नॉन फिजिकल इंसेंटिव्स। फिजिकल तो मतलब सीधा सीधा जैसे टैक्स में कटौती, कम टैक्स लगेगा अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना चाहते हो। नॉन फिजिकल्स जैसे दूसरी तरह के इंसेंटिव, फॉर एग्जांपल परमिशन जल्दी मिल जाएगी। मकसद सरकार का यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा अब सड़कों पर दौड़ें। तो इस प्रकार से हमने करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी जाना और पिछले सरकार के दौरान जो पॉलिसीज़ लॉन्च की गई थी उनको भी जाना। राइटर कहते हैं ये सब ठीक है, बट अभी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो सरकार को जीरो एमिशन व्हीकल प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए। इस प्रोग्राम में क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे टाटा, टोयोटो, इनको बोला जाए सरकार के द्वारा कि आपको कम से कम इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो मैन्युफैक्चर करने ही हैं। जैसे नंबर दे दिया जाए कि 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको मैन्युफैक्चर करने ही हैं। इस प्रकार के प्रोग्राम देखो चाइना में सक्सेसफुली साबित हुए हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे देश जैसे यूएसए के कुछ प्रोविंसेस में, कनाडा में, ब्रिटिश कोलंबिया में, साउथ कोरिया में भी इस प्रकार के जीरो एमिशन व्हीकल प्रोग्राम सफल साबित हुए हैं। अभी फिलहाल देखो जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इनिशिएटिव्स हैं वो नए एंट्रेंट्स के द्वारा कैरी आउट किए जा रहे हैं। मतलब कुछ नए प्लेयर्स हैं जो मार्केट में उतरे हैं, उनके द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। जबकि जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं जैसे टाटा, टोयोटो, इनके द्वारा अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाने लगी है। ये अभी इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं, मार्केट को समझ रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम ले रहे हैं ये। तो अगर ये सरकार इस प्रकार की जीरो एमिशन व्हीकल प्रोग्राम लॉन्च करती है तो इन मैन्युफैक्चरर्स को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन राइटर ये देते हैं, गवर्नमेंट को फ्यूल एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए न्यू पैसेंजर कार्स के लिए और कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए। जैसे देखो 2 व्हीलर्स यानी जो बाइक्स हैं, बाइक्स हमारे देश में 2/3 पेट्रोल को कंज्यूम करती हैं, लेकिन बाइक्स में कोई भी फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को अप्लाई नहीं किया गया है। जैसे ये भारत स्टैंडर्ड 4, भारत स्टैंडर्ड 6 है ना, ये सिर्फ कार्स के लिए हैं, उनके इंजन्स के लिए हैं, लेकिन बाइक के इंजन्स के लिए अभी भी इन स्टैंडर्ड्स को नहीं अप्लाई किया गया है। जबकि बाइक्स हमारे देश में 2/3 पेट्रोल की खपत करते हैं। अगर देखो इस जीरो एमिशन व्हीकल प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है और फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को भी मजबूत किया जाता है
तो 2030 आते आते हमारे देश में पेट्रोलियम की जो डिमांड है वो पीक पर आ जाएगी और कंज्यूमर्स का काफ़ी पैसा बचेगा पंप पर, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स अगर अप्लाई होंगे तो मतलब कम फ्यूल में ज़्यादा दूर तक गाड़ी चलेगी, तो कंज्यूमर्स का भी तो पैसा बचेगा ना, और एमिशन भी कम होगा। एमिशन कम होने से हमारा जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत हमारी जो कमिटमेंट है उसको भी हम पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा लास्ट में कुछ दूसरे जनरल सजेशंस भी दिए जाते हैं, जैसे देखो फेम स्कीम जो है अभी फिलहाल 2 व्हीकल्स पे और 3 व्हीकल्स पे व्हीकल्स कह रहा हूँ 2 व्हीलर व्हीकल पे, 3 व्हीलर व्हीकल पे, टैक्सीज पे और बसेस पे फोकस करती हैं। तो इस स्कीम को एक्सटेंड करना चाहिए ना सिर्फ सभी पैसेंजर कार्स के लिए और कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए, बल्कि एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट, और ज़्यादा फिजिकल इंसेंटिव्स सरकार को देने चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा करनी चाहिए। और आगे से देखो इस प्रकार का प्रोविज़न करने की भी कोशिश करनी चाहिए जिस व्हीकल का इंजन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, फ्यूल एफिशिएंट है, उस पर कम जीएसटी लगेगा। समझ गए? मतलब जिस व्हीकल में इंजन ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है उस पर कम जीएसटी लगेगा, इससे उस व्हीकल के बिकने की संभावना ज़्यादा होगी। अभी तो जो ये लगता है व्हीकल पे जीएसटी वो लेंथ और इंजन साइज के हिसाब से लगता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पेट्रोलियम की डिमांड को मैनेज करने से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल करप्शन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 4 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में देखो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा एक ऐसा डिसीजन लिया गया जो बहुत ही ज़्यादा दूरगामी है, जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्या डिसीजन लिया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा? उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सभी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और बीजू जनता दल जो ही उनकी पार्टी है बीजेडी के सभी फंक्शनरीज को आदेश दिया है कि आगे से आपको लोकायुक्त के पास अपने प्रॉपर्टी रिटर्न्स फाइल करने होंगे साल के अंत में। मैं फिर से बोलता हूं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने आदेश ये दिया है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स यानी सभी कर्मचारी और बीजू जनता दल के सभी फंक्शनरीज सभी को लोकायुक्त के पास साल के अंत में अपने प्रॉपर्टी रिटर्न्स फाइल करने होंगे कि उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है। और देखो वो सारे जो रिटर्न्स हैं एक वेबसाइट पर पब्लिक को शो किए जाएंगे, यानी आपको पता लग जाएगा कि बीजू जनता दल के किसी फंक्शनरी के पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है। इसके साथ साथ आपको यह भी पता लग जाएगा कि उड़ीसा सरकार के सभी कर्मचारियों के पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है। तो देखो करप्शन कम करने की दिशा में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी तक विभिन्न सरकारों ने क्या किया है, करप्शन के लिए प्रयास तो किए हैं, लेकिन वही बात आधे अधूरे मन से। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने की कोशिश आधी अधूरी हुई है, करप्शन को कर्ब करने की कोशिशें भी आधी अधूरी हुई हैं। आधी अधूरी इसलिए क्योंकि देखो करप्शन की प्रिवेंशन पर विभिन्न सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है। मतलब इसके लिए कम प्रोविजन किए हैं कि करप्शन हो ही ना। करप्शन हो गया है, सामने आ गया है, उसके बाद जो आरोपी हैं उसको सजा देने के लिए तो एक्ट भी मजबूत किया गया है। हाल ही में जो करप्शन से संबंधित एक्ट है 1988 का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसे अमेंड किया गया। बट भैया आप ऐसे प्रोविजन करो ना जिससे करप्शन हो ही ना, करप्शन प्रिवेंट हो। इसके लिए लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 जो आया था, इसमें प्रोविजन किया गया था कि ब्यूरोक्रेट को अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है। शुरुआत में डेडलाइन देखो 15 सितंबर 2014 थी कि 15 सितंबर 2014 से पहले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी थी। लेकिन तब से लेके अभी तक 6 महीने इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। सोच के देखो मतलब कितना अच्छा प्रोविजन था कि सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते, सबको पता लगता, पूरे देश की जनता को कौन से ब्यूरोक्रेट के पास कितनी प्रॉपर्टी है। इससे और ज़्यादा एफिशिएंसी आती, पता लगता कि इतनी प्रॉपर्टी कैसे कमाई है। लेकिन इतना अच्छा प्रोविजन ये 6 बार एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, इस हिसाब से देखें तो देखो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का ये डिसीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनरी है। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को सीखना चाहिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री के इस डिसीजन से। देखो सारा डेटा अगर वेबसाइट पर मौजूद होगा
तो पता लग जाएगा, जैसा हम पहले हमने डिस्कस किया कि कौन से ब्यूरोक्रेट ने करप्शन करके इतनी ज़्यादा वेल्थ जमा की है। पता लग जाता है ना कि सर्विस जब ज्वाइन की थी तो कितनी वेल्थ थी, और सिर्फ सैलरी आ रही है, सैलरी कितनी है 80,000, बाद में बढ़ जाती है लाख, मतलब 1 लाख से 2 लाख के बीच में मान लीजिए। जो बिल्कुल सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी 2 लाख के आसपास होती है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी है 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, तो कहाँ से आई? करप्शन से तो आई ना। इसके बाद देखो आर्टिकल में एक फॉर्मूले की बात की जाती है। ये फॉर्मूला दिया गया था अमेरिकन एकेडमिक रॉबर्ट क्लिटगार्ड के द्वारा। ये फॉर्मूला है करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी। अगर देखो किसी डिपार्टमेंट में मोनोपोली है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपका जो बिजली का मीटर है वो खराब हो गया, और आपके टाउन में प्रोविजन ये है कि सिर्फ अब बिजली का डिपार्टमेंट जो है, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सरकार का, वही उस मीटर को ठीक कर सकता है। तो हो सकता है कि जिन लोगों को ठीक करना है वो आपसे पैसों की डिमांड करें ऐसा करने के लिए। वो हो सकता है कि सर्विस को डिले करें जानबूझ के, कि ताकि आप मजबूर हों ये कहने के लिए कि भाई 200 रुपये फालतू ले लो, लेकिन आज ही मीटर को ठीक कर दो। क्यों? क्योंकि उस सरकारी कर्मचारी को पता है कि हमारे अलावा उस मीटर को कोई और ठीक नहीं कर सकता। लेकिन अगर देखो ये मोनोपोली ना हो सरकार की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, और 4-5 वेंडर्स उपलब्ध हों, मीटर किसी से भी ठीक करवाया जा सकता है, तो आप कॉन्टेक्ट करोगे तो हर एक वेंडर ना रेट भी कम लगाएगा और भाग के आएगा आपके खराब हुए मीटर को ठीक करने के लिए। मतलब कि जहां पर मोनोपोली वहां पर करप्शन ज्यादा। मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इस फार्मूला में दूसरा नंबर है डिस्क्रिशन का। देखो किसी ब्यूरोक्रेट के पास मान लीजिए पूरी डिस्क्रिशन है अपने हिसाब से किसी कंपनी को टेंडर देने की, तो फिर हो सकता है कि वो ब्यूरोक्रेट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का गलत इस्तेमाल करें। और खास करके डिस्क्रिशन को आप अकाउंटेबिलिटी के साथ जोड़ के देखिए कि कोई जवाबदेही नहीं। कोई ब्यूरोक्रेट है अपनी मनमानी ढंग से डिसीजन लेता है, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उसके डिसीजंस की जवाबदेही तय नहीं होती है, तो फिर चांसेस ज़्यादा है कि वो करप्शन करेगा। तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कीजिए जब करप्शन पे क्वेश्चन आता है। अच्छा फॉर्मूला है मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद राइटर अपनी तरफ से एक और वेरिएबल इसमें जोड़ देते हैं। राइटर कहते हैं मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूं पीपल्स पार्टिसिपेशन। अगर कहीं पर जनता का पार्टिसिपेशन ना हो तो भी करप्शन की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए पीपल का पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। तो फिर से आइए हुआ क्या है, उड़ीसा की सरकार ने जो डिसीजन लिया है ना कि सारी इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्रेट्स की और बीजू जनता दल के फंक्शनरीज की वेबसाइट पर डाली जाएगी, तो जनता को पता लग जाएगा, जनता का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, करप्शन कम होगा। इसके अलावा भी देखो उड़ीसा की सरकार ने टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल किया है ताकि डिस्क्रिशन को कम किया जाए और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा हों। इसके अलावा स्टेट ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए भी काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे पिछले 1 साल में उड़ीसा में 100 के आसपास गवर्नमेंट सर्वेंट्स को या तो डिसमिस कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, या फिर कंपल्सरली रिटायरमेंट दे दी गई है। तो मतलब कहने का ये है कि उड़ीसा की सरकार ने अच्छा काम किया है। बट राइटर कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है उसका अंत यहीं पर नहीं होता है, और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे कि देखो एक बार ये डिसीजन इंप्लीमेंट हो जाता है तो फिर लोकायुक्त के द्वारा एक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। अगर कहीं पर कोई इरेगुलरिटी दिखती है कि किसी ब्यूरोक्रेट का कोई बिजनेस भी नहीं है लेकिन वेल्थ इतनी ज़्यादा है, तो फिर उसे एड्रेस करने के लिए भी मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना होगा। करप्शन सामने आ गया ठीक है, बट उस पर केस चलना चाहिए ना, जो दोषी कर्मचारी है जिसने करप्शन करके वेल्थ कमाई है, उसके लिए मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट सजेशन, अभी देखो रेड जो पड़ती है ना या फिर इंस्पेक्शन की जाती है किसी एजेंसी के द्वारा करप्शन रिलेटेड केस में, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर होती है। बट हमें इस अप्रोच को सुधारने की आवश्यकता है। अब तो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी आ गई है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ये तय होना चाहिए कि किस पर्सन की ऑडिटिंग करनी है। मतलब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ये डिसाइड करे
कि किसकी ऑडिटिंग करनी है। इससे कुछ लोग जो पावरफुल होते हैं, जिनकी अप्रोच होती है, उनकी ऑडिटिंग नहीं हो पाती। ऐसे लोग बच नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से नाम आया तो फिर एजेंसीज को ऑडिटिंग करनी ही होगी। तो ह्यूमन बायस जो है कि किसकी ऑडिटिंग करनी है, उसके सिलेक्शन में वो ह्यूमन बायस कम होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन है, जो विसल ब्लोअर्स हैं, देखो किसी डिपार्टमेंट में करप्शन चल रहा है, अब कोई सरकारी कर्मचारी है, उस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसने शिकायत कर ली पूरी ऊपर तक, लेकिन करप्शन बंद नहीं हुआ, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मान रही, तो वो विसल को ब्लो कर देगा, यानी डिपार्टमेंट में हो रहे करप्शन को बाहर लेकर आएगा। कैसे भी, जैसे एनोनमस खत लिखकर या फिर सारे सबूत पब्लिक डोमेन में लीक करके, कुछ भी कैसे भी करके। अब देखो ऐसे जो विसल ब्लोअर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 2014 में एक कानून आया था, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014, लेकिन अभी तक ये ऑपरेशनल साबित नहीं हो उसका है। तो उड़ीसा की सरकार को विसल ब्लोअर्स के प्रोटेक्शन के लिए एक अलग से फ्रेमवर्क लाने की आवश्यकता है, नोटिफाई करने की आवश्यकता है। इससे भी पूरे देश में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा। इसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988, ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस एक्ट को भी एक्सपेंड करने की आवश्यकता है। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो करप्शन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। यूएन के एस्टिमेट के अनुसार डेवलपिंग कंट्रीज हर साल 1.26 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाती हैं करप्शन की वजह से, रिश्वतखोरी, चोरी और टैक्स इवेजन की वजह से। इवन इससे भी ज़्यादा विभिन्न सरकारें देखो जनता का विश्वास भी खो देती हैं। अगर वो ऑफिशियल्स या फिर पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने गलत काम किया है, जिन्होंने करप्शन किया है, उनकी जवाबदेही अगर फिक्स नहीं की जाती है तो जनता का विश्वास खो दिया जाता है सरकारों के द्वारा। उन्हें लगता है कि यार कुछ होता तो है नहीं, इतना करप्शन होता है, विभिन्न सरकारें कुछ नहीं करती, सब मिले हुए हैं जी, ऐसा उनको लगता है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया करप्शन से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लेवल प्लेटफॉर्म से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। क्या कंटेस्ट है, देखो ऑस्ट्रेलिया की सरकार एक बिल लेके आई है। गूगल, फेसबुक, इन पे ना वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स के आर्टिकल शेयर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फेसबुक पर, गूगल पर टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब के आर्टिकल्स शेयर होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो बिल लेके आई है उसके अनुसार इन प्लेटफॉर्म्स को यानी गूगल को, फेसबुक को पे करना होगा, यानी कि पैसे देने होंगे मीडिया आउटलेट्स को। फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस को, द हिंदू को, टाइम्स ऑफ इंडिया को। ये तो इंडिया के मीडिया आउटलेट्स हैं, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो बिल लेके आई है उसके अनुसार इन प्लेटफॉर्म्स को पे करना होगा, पैसे देने होंगे मीडिया आउटलेट्स का कंटेंट शेयर करने के लिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार का ये कहना है पिछले एक दशक में या फिर उससे भी ज़्यादा ये जो मीडिया आउटलेट्स हैं ना, ये काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, तो इनका ऑफलाइन वाला जो सर्कुलेशन था वो बहुत कम हो गया है। बहुत सारे जर्नलिस्ट की जॉब चली गई हैं। ये कंटेंट पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट पे, वो शेयर होने लग जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इससे इनको नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है, ये कम प्रॉफिटेबल हो गए हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनका कंटेंट शेयर करने के लिए, शेयर तो हालांकि जनता करती है, लेकिन अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनको पे करेंगे, इसके लिए एग्रीमेंट साइन करेंगे मीडिया आउटलेट्स के साथ, तो ज़्यादा अच्छा है। बट अब तो सीधी सी बात है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तो ये बात अच्छी लगेगी नहीं, गूगल को, फेसबुक को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। उन्होंने इसका विरोध किया है। फेसबुक ने तो इवन ऑस्ट्रेलिया में जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनका पेज सस्पेंड कर दिया। मतलब सस्पेंड नहीं किया, इनविजिबल था, दिख ही नहीं रहा था कि मीडिया आउटलेट्स ने फेसबुक के पेज पे कौन से आर्टिकल्स शेयर किए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की जनता में भी काफ़ी गुस्सा है कि ये जो फेसबुक है, फेसबुक ने क्या किया। तो अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की सरकार के बीच और फेसबुक के बीच ये विवाद चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार देखो वर्ल्ड में पहली ऐसी सरकार है जो इस प्रकार का मॉडल लेके आई है। फेसबुक और गूगल को डर ये लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो विभिन्न देशों की सरकारें भी यही मॉडल्स लेके आएंगी और इससे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा।
कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं ये ओपन इंटरनेट के अगेंस्ट है ऑस्ट्रेलिया की सरकार का बिल। बट इस आर्टिकल में जो कि द हिंदू का ओपिनियन है कि देखो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। ये बात सही है कि मीडिया आउटलेट्स को पिछले 10-15 सालों में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, तो उसकी भरपाई के लिए इस लॉ को अगर किसी अलग फॉर्म में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है तो अच्छा है। तो ये पूरा इशू है। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।